नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी, राज्य क्षेत्र प्राप्त करना एवं खोना। तो इस चैप्टर में हम जो राज्य क्षेत्र है उसको पढ़ा हमने, और राज्य क्षेत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे, हम कैसे खोएंगे, उसके जो विभिन्न तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में, उन तरीकों का हम अध्ययन करेंगे। तो उन तरीकों का अध्ययन करते हुए हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने राज्य क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में जाना, और साथ में ही आवेशन और चीर भोग जो दो महत्वपूर्ण मोड्स होते हैं राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के, वो हमने पढ़े। आज हम जो बाकी के मोड है हम उनको पढ़ेंगे, जिनमें उपचय, अध्यर्पण, अधिनहन, पट्टा, गिरवी, जनमत और नए राज्यों के उदय होने पर प्रादेशिक संप्रभुता प्राप्त करना, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है उपचय, एक्रिएशन। उपचय को हम अनुवर्ती के नाम से भी जानते हैं। उपचय द्वारा नया प्रदेश तब प्राप्त होता है जब प्राकृतिक कारणों द्वारा किसी राज्य में कोई प्रदेश मिल जाता है जो पहले किसी अन्य राज्य का था। इसके लिए कोई औपचारिक कार्य तथा घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात कई बार प्राकृतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, अधिकतर ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में होता है, या जहाँ जो समुद्र के किनारे जो पास जो देश बसे होते हैं, अधिकतर ये उनमें होता है, ताकि वो पानी की जो प्राकृतिक क्रिया है उसके कारण कई बार नए द्वीपों का निर्माण भी हो जाता है और कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें अगर ये प्राकृतिक तौर पर अगर ये कार्य हो तो किसी भी राज्य को कोई घोषणा नहीं करनी होती है, ये स्वतः ही उसके राज्य क्षेत्र का भाग बन जाता है। और उपचय द्वारा राज्य क्षेत्र की प्राप्ति क्षेत्र की नई रचनाओं से होती है। ये रचनाएं कृत्रिम या प्राकृतिक हो सकती है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीकों से राज्य क्षेत्र में अभिवृद्धि हो सकती है। अगर कृत्रिम तरीके से अगर किसी ने अपने राज्य क्षेत्र में अभिवृद्धि की है, अपने क्षेत्र में अभिवृद्धि की है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, तब अगर वो कृत्रिम संरचना के लिए किसी अन्य देशों से समझौते करते हैं और उन समझौतों को अन्य देश मान्यता देते हैं, तब तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर अन्य देशों की रजामंदी के खिलाफ जाकर अगर कोई कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण करता है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय विधि में विवाद होने की संभावना रहती है। जैसे कि अभी साउथ चाइना सी में चीन ने कई कृत्रिम द्वीप बनाए और वह साउथ चाइना सी पर अपना 90% साउथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार जताता है। तो इससे क्या कि जो साउथ चाइना सी के जो अन्य देश है, उन्होंने हमेशा चीन के इन कदमों की कड़ी आलोचना की है। तो अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि साउथ चाइना जो सी है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक महत्वपूर्ण जगह बनता जा रहा है, जहाँ पर महाशक्तियाँ आपस में टकरा रही है। दूसरा है अध्यर्पण। अध्यर्पण द्वारा कोई राज्य प्रदेश को प्राप्त कर सकता है, या ये ऐच्छिक रूप से भी हो सकता है। अध्यर्पण सामान्यतः क्षेत्र स्थानांतरण करने वाले राज्य के मध्य करार द्वारा होता है। अध्यर्पण तभी वैध होगा जब प्रदेश के संबंध में राज्य की प्रभुत्व संपन्नता का अध्यर्पण दूसरे राज्य को हो जाएगा। इससे राज्य को निजी संपत्ति में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं मिलता। अध्यर्पण मतलब हम किसी को अपना राज्य क्षेत्र अर्पित ही कर देते हैं। साधारणतया ये संधि और करारों के माध्यम से होता है। इसका उदाहरण है इनरी बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और जो 3 बीघा वाद है जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था। इसके अलावा अध्यर्पण का अगर हम सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो वो है जैसे फ्रांस, जैसे भारत ने ब्रिटिश सत्ता से जब आज़ादी पाई, तो उसी समय के लगभग फ्रांस ने भारत को जो राज्य क्षेत्र फ्रांस के अधीन थे, फ्रांस भी यहाँ भारत में कुछ जगहों पर राज करता था, जैसे चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कारिकल, माही, यनम इत्यादि जो बस्तियाँ थी वो फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र के अधीन आती थी। तो जो ही अंग्रेज भारत से गए तो फ्रांस ने भी इन बस्तियों का अध्यर्पण भारत के पक्ष में कर दिया। अधिनहन, उपाबद्ध, एनेक्सेशन।
इसमें क्या होता है कि युद्ध के माध्यम से बलपूर्वक जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के क्षेत्र को हड़प लेता है तो उसको हम उपाबद्ध करना, एनेक्सेशन कहते हैं। तो एनेक्सेशन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को हमेशा ही खतरा रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के पूर्व जब कोई राज्य को पराजित कर देता था तो जो विजयी देश विजय प्राप्त करने के पश्चात विजित प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सकता था। इस विषय के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि केवल विजय द्वारा विजित देश पर प्रभुसत्ता स्थापित नहीं होती है। इसके लिए यह आवश्यक था कि विजयी राज्य विजित प्रदेश पर अपना प्रभावशाली आधिपत्य कायम रखे। तो वर्तमान में यह तरीका गैरकानूनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अस्तित्व में आने के पश्चात युद्ध का निषेध कर दिया गया है। आर्टिकल का अनुच्छेद 2 का परिच्छेद 4 ये कहता है कि राज्य बल प्रयोग की धमकी नहीं देंगे अथवा बल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो 1990 में क्या किया कि इराक ने कुवैत पर हमला किया और कुवैत को अपने में शामिल कर लिया। तो इसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव प्राप्त हुआ और कुवैत को वापस इराक के पंजों से आज़ाद करवाया गया। तो वर्तमान में यह तरीका काफ़ी विवादों से भरा हुआ है। तो इस तरीके के माध्यम से केवल और केवल युद्ध होता है। अब कई बार क्या करता है कि एक देश दूसरे देश में अपनी सैन्य शक्ति को भेज देता है और वहाँ पर अपनी सैन्य ताकत के लिहाज से उसको वहाँ पर अपना दबदबा कायम कर लेता है। तो जब तक अगर वो राज्य इस संबंध में अधिसूचना जारी ना करे कि ये अमुक क्षेत्र मेरा है, तब तक उसको हम सैनिक अधिभोग, मिलिट्री ऑक्यूपेशन ही कहेंगे। वो उपाबद्ध की कैटेगरी में नहीं आएगा। और जो ही वो राज्य ये घोषणा कर देता है कि ये अमुक क्षेत्र जहाँ पर उसकी सेनाएं स्थित है और ये उसके स्वयं का प्रदेश है, तो वो उपाबद्ध माना जाएगा। पट्टा और गिरवी भी इसी के तरीके हैं। ये आमतौर पर ज़्यादा प्रचलित नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विधि में, फिर भी इनको भी हम देखते हैं। कोई भी राज्य अपने प्रदेश का कुछ भाग दूसरे राज्य के नाम पर पट्टा लिखकर उसे कुछ समय के लिए दे सकता है। इस प्रकार जो उक्त अवधि होती है उसके संबंध में उस प्रदेश की सार्वभौमिकता के कुछ अधिकारों का हस्तांतरण हो जाता है। पट्टे द्वारा संबंधित प्रदेश पर पूरी प्रभुसत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। इसका उदाहरण है पनामा नहर के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में शाश्वत काल के लिए पट्टा। तो ये पट्टा पनामा नहर के क्षेत्र और उसकी सतह के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका को नहर पर नियंत्रण, निर्माण और उसके संरक्षण के लिए दिया है। तो इस संबंध में उसकी जो अधिकार, शक्तियाँ और जो भी प्राधिकार दिए गए हैं वो उस क्षेत्र, उस पनामा नहर पर उसकी प्रभुत्व संपन्नता को दर्शाते हैं। इसके अलावा गिरवी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को प्राप्त करने का तरीका है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई राज्य दूसरे राज्य से धन आदि के लिए अपने प्रदेश के कुछ भाग को गिरवी रख दे। इस प्रकार संबंधित प्रदेश की प्रभुसत्ता के लिए कुछ समय के लिए उस भाग का हस्तांतरण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 1768 में जेनेवा गणतंत्र ने कार्सिका के द्वीप को फ्रांस के पास गिरवी रख दिया था। तो ये भी अगर हम देखें, जो से अबनटोटा जो बंदरगाह है श्रीलंका का, तो श्रीलंका चीन के जो कर्ज की चाल में फंस चुका था। अब जब श्रीलंका उस कर्ज को नहीं चुका पाया तो उसने उस बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को लीज पर दे दिया गया। तो उस क्षेत्र का चीन 99 साल तक उपभोग करेगा। जनमत संग्रह भी, जिसको हम लोकमत संग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसके माध्यम से भी नए राज्यों का उदय हो सकता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में समय समय पर जनमत संग्रह होते रहते हैं और उसके फलस्वरूप एक देश दूसरे देश के राज्य क्षेत्र को भी अर्जित कर सकता है। जैसे दक्षिणी इरियन की जगह ये वेस्ट इरियन का मामला है, पश्चिमी इरेनियन का मामला है। तो इसमें ये नीदरलैंड और इंडोनेशिया ने वेस्ट इरेनियन पर अपने अपने दावे प्रस्तुत किए थे।
फिर यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया था, तो वहाँ के लोगों ने अपना जो मत होता है वो इंडोनेशिया के पक्ष में दिया। तो इस प्रकार जो ये इरीनियन है, जो वेस्ट इरीनियन, तो अब ये इंडोनेशिया का ही भाग बन चुका है। इसी तरह तिमोर में भी जनमत संग्रह करवाया गया। तिमोर के लोगों ने ये निश्चय किया कि वो एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेगा, और तिमोर इंडोनेशिया का भाग था। इंडोनेशिया ने इसको स्वीकार नहीं किया। फिर वहाँ पर खूब खून खराबा हुआ। फिर जो जनमत संग्रह हुआ वो संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में हुआ। तो उसके आधार पर तिमोर में भी जनमत संग्रह हुआ। और इसका जो सबसे नवीनतम उदाहरण हमें दक्षिणी सूडान के रूप में मिलता है। जो दक्षिणी सूडान है वो सूडान का हिस्सा है। सूडान में दो धर्मों के लोग जो वर्चस्व था, तो दक्षिण में ईसाई बहुल थे और उत्तर में मुस्लिम बहुल इलाका था। तो उन दोनों में आपस में टकराव होता था, काफ़ी समय तक खून खराब हुआ। फिर अंतिम समय में वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके फलस्वरूप जो दक्षिणी सूडान थे, जो दक्षिणी सूडान का जो ईसाई बहुल इलाका था, वो एक नए देश के रूप में आज़ाद हुआ। और जो दक्षिणी अफ्रीका का वो 55वां राज्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राज्य बना। तो जो दक्षिणी सूडान था वो भी जनमत संग्रह के रूप में भी सामने आया था। और इसके अलावा नए राज्य के उदय होने पर प्रादेशिक प्रभुत्व संपन्नता प्राप्त करना, इसमें क्या कि उपनिवेशवाद के अंत होने पर जो राज्य स्वतंत्र होते हैं उनको नए राष्ट्र का दर्जा प्राप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगभग देशों ने उपनिवेशवाद से आज़ादी प्राप्त कर ली थी। और इसके अलावा इसमें बांग्लादेश का मामला भी है। तो बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तानी सेना थी, उसने वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों पर दमन एवं अत्याचार किए। तो फलस्वरूप 1 करोड़ से अधिक शरणार्थी भारत में आ गए, और भारत भी इन शरणार्थियों का बोझ नहीं उठा सकता था। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज़ उठाई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। और इस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। तो इसी हमले के दौरान जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ, वो एक आज़ाद देश के तौर पर उसने अपनी एक पहचान बनाई, और वो बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह हमने ये तरीके देखे। इन तरीक़ों के माध्यम से राज्य क्षेत्र में अभिवृद्धि होती है, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, ये इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से होती है। कई बार ये तरीके विवाद का माध्यम भी बन जाते हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के जो तरीके हैं, इनकी हमने आज चर्चा की है। धन्यवाद।